Hello my dear friends, how are you? So my dear friends, let us start our new case study. हम अपना केस स्टडी डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे सामने फिर से एक नई केस स्टडी है और इसके फैक्ट्स आइए पढ़ लें। लिखा गया है, There was a contract for supply of goods by Mr. A to B, यानी A ने गुड्स को सप्लाई करना था किसे? मिस्टर बी को। ठीक है जी, मिस्टर बी को उन्होंने गुड्स सप्लाई कर भी दिए। क्या लिखा है? मिस्टर ए सप्लाइड द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बट मिस्टर बी मेड डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट। बी ने पैसा नहीं दिया। लेटर मिस्टर बी मेड एन ऑफर इन राइटिंग टू मिस्टर ए टू पे सर्टेन अमाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। कि भैया आपका टोटल इतना बनता है, पहले मैंने आपका पैसा पे नहीं किया, चलो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इतने में हो गई। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया देना, मैं तो आपको जी 80,000 रुपए दूंगा, बोलो डन, और उसमें से एक पार्ट पेमेंट अभी कर रहा हूं। तो जब ये हमने कभी पहले सीखा अकाउंट्स में, तो ये तो डिस्काउंट कहलाता है और सामने वाली पार्टी अगर एग्री हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इसका। अब यहां पर सिचुएशन ये आ गई कि मिस्टर ए ने उस समय तो पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है जी कुछ पैसा अभी ले लेता हूं, बाकी आप बाद में दे देना। लेकिन बाद में मिस्टर ए ने फुल मनी डिमांड कर लिया और बी ने डिनाई कर दिया, जी मैं तो नहीं पे करता, हमारी और आपकी बात हुई थी कि हम तो फुल सेटलमेंट कर रहे हैं इतने कम अमाउंट में। देन मिस्टर ए फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट बी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये पूरा का पूरा पैसा मिस्टर बी को देना पड़ेगा या जो फाइनल सेटलमेंट हुई थी उस अमाउंट को पे करने की जरूरत है केवल। यही केस था किसके सामने? कोर्ट के सामने। और पार्टीज जो थी उनकी कंटेंशन क्या थी, आइए देखें। झगड़ा यह था कि भाई मिस्टर ए कहता है कि ऑल्दो मिस्टर बी गेव हिम एन ऑफर फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, लेकिन मैंने एक्सप्रेसली तो उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं। He did not give any acceptance to that offer, neither orally nor in writing. तो उसने कहा मैं orally कुछ नहीं, उसने बस पैसा एक्सेप्ट किया। उसने क्या किया? केवल पैसा एक्सेप्ट किया। तो ध्यान से देखा जाए तो यहां पर केवल क्या हुआ है? At that time Mr. A accepted part of the amount. उसने खुद कुछ नहीं बोला, ठीक है जी ओके आई एम रेडी फॉर दिस। उसने सीधा बोला पहले मिस्टर बी ने कि मैं फुल सेटलमेंट में इतना पे करूंगा, और मिस्टर ए ने उसे कुछ पैसा एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। अब बाद में अगर वो पूरा पैसा मांगेगा तो देखते हैं कि आखिरकार कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है। इट वॉज शोन बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज दैट मिस्टर ए हैड इंप्लाइडली एक्सेप्टेड दैट ऑफर। क्योंकि जो पार्ट पेमेंट उसने रिसीव की, समझ लेना यही क्या है? यही एक्सेप्टेंस है। एक्सप्रेसली तो नहीं की, लेकिन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी तो वैलिड होती है, राइट? इट वॉज हेल्ड दैट द रिसीट ऑफ द अमाउंट बाय मिस्टर ए अमाउंटेड टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस माना गया उसे, और एक्चुअली इसके पीछे कौन से प्रोविजन फॉलो हुए? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट के प्रोविजन, राइट? सो केस कौन सा था पहले तो वो देख ले। वो हमारा प्रोविजन क्या बताता है वो देख लें। एक्सेप्टेंस लिखा है कि ये वैलिड थी इवन इफ इट इज नॉट एक्सप्रेस। व्हाई? भैया एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। दस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए क्या हुआ? इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना गया क्योंकि ये फाइनल सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। भले सामने वाले व्यक्ति ने एक्सप्रेसली इस पर्टिकुलर चीज के लिए हां नहीं की, लेकिन उसने जब पार्ट पेमेंट ले ली तो समझ लीजिए कि यही क्या बन गई? एक्सेप्टेंस, राइट? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इज वैलिड एक्सेप्टेंस। दैट इज व्हाई इट मेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से जुड़े हुए चैप्टर की केस स्टडी थी। ये भी हमारी यहां फिनिश होती है। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से कुछ नई केस स्टडी लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।